नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। इनमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पंचायती राज संस्थाओं की जवाबदेही से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद संजय हरिभाऊ जाधव ने। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से पूछा कि आने वाले 5 वर्षों के दौरान पंचायती राज प्रणाली के विकास के लिए सरकार का विजन और प्राथमिकताएं क्या हैं? पर्याप्त अवसंरचना, कर्मचारी और वित्तीय संसाधन सहित पंचायती राज संस्थान के प्रभावी कार्यकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? स्थानीय प्रशासन और विकास में पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पीआरआई की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने और इसके कार्य निष्पादन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने। उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को संविधान के प्रावधानों के अधीन राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इसके अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। पंचायतों का कार्य निष्पादन और विकास संबंधी राज्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों की सीमा पर निर्भर करता है। पंचायती राज संस्थानों के प्रभावी कामकाज, लोगों के प्रति पीआरआई यानी पंचायती राज संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, इसके प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को ग्रामीण परिवर्तन का आधार बनाना, पंचायतों को विभिन्न विषयों से संबद्ध सेवा प्रदायगी का केंद्र बनाना और पंचायतों द्वारा स्वयं की आय के संसाधनों को विकसित करना अगले 5 साल के लिए पंचायती राज प्रणाली के विकास के लिए सरकार की प्राथमिकता है। जहां तक पंचायती राज मंत्रालय का सवाल है, ये मंत्रालय ई पंचायतों के लिए मिशन मोड परियोजना लागू कर रहा है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना का एक केंद्रीय घटक है, जिसके तहत पीआरआई के कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए इसके समग्र परिवर्तन के लिए विभिन्न ई गवर्नेंस परियोजनाओं को पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में वित्त पोषित किया जाता है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को सक्षम बनाना है, ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से काम कर सकें। योजना के तहत मंत्रालय ग्राम पंचायतों के प्रभावी कामकाज, जैसे कि ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण, कंप्यूटर और उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत भवनों के साथ सामान्य सेवा केंद्रों का संयोजन, इनके लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सीमित पैमाने पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्तावित किया और बाद में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। मंत्रालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित राज्यों, जिला और ब्लॉक स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए संशोधित आरजीएसए की योजना के तहत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान कर रहा है और पंचायतों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के पंचायत संसाधन केंद्रों के रूप में संस्थागत तंत्र की स्थापना कर रहा है। देश भर में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य आधारित लेखांकन और सृजित संपत्तियों के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि के ऑनलाइन हस्तांतरण और पंचायतों को विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है। पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएं तैयार करके ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। योजना वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,54,000 ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक विकास योजनाएं तैयार की हैं और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ एकीकृत किया है। ये एकीकरण पंचायतों को वोकल फॉर लोकल पहल को बढ़ावा देते हुए ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीईएम यानी जेम द्वारा वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है।
आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है किसानों को वित्तीय सहायता से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने। उन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार किसानों को उनकी आय बढ़ाने और उनके सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता, ऋण माफी, पेंशन प्रदान करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऋणग्रस्त किसानों को आत्महत्या करने से रोकने और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोई विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है? अगर हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इस सवाल का जवाब कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दिया। उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रूपए का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए भारत सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ से अधिक रुपयों का वितरण किया है। सरकार PMKMY यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का भी कार्यान्वयन कर रही है, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रूपए मासिक पेंशन का प्रावधान है, जो कुछ अपवर्जन मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए वृद्धावस्था में एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाना है। सभी छोटे और सीमांत भूमि धारक किसान जिनके पास संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र की भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, वो इस योजना के अंतर्गत नामांकित होने के पात्र हैं। 27 जनवरी 2024 तक कुल 24,76,137 छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयास में सहायता करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21,933 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2024-25 के दौरान 1,22,528 करोड़ रुपए कर दिया है। किसानों की समग्र आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न देने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं का भी जिक्र किया गया। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM किसान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्संचरित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, संशोधित ब्याज छूट योजना, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, नमो ड्रोन दीदी, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष, प्रति बूंद अधिक फसल, कृषि मशीनीकरण उप मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, कृषि विस्तार उप मिशन, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, एकीकृत कृषि विपणन योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तिलहन, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, राष्ट्रीय बांस मिशन। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हथकरघा उद्योग के विकास से। सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार राजस्थान में हथकरघा उद्योग के विकास और देश विदेश में इनके उत्पादों के विपणन के लिए विशेष प्रयास कर रही है। अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? पिछले 5 वर्षों के दौरान राजस्थान वस्त्र उद्योग द्वारा किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने दिया। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है और इससे राजस्थान राज्य सहित देश के हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। इनमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र हथकरघा एजेंसियों बुनकरों को कच्चा माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट्स, वर्कशेड निर्माण, कौशल विकास, उत्पाद और डिजाइन विकास, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। शीर्ष प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों, निगमों, उत्पादक कंपनियों, हथकरघा पुरस्कार विजेताओं, निर्यातकों, अन्य प्रतिभाशाली बुनकरों
अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग संबंध स्थापित करने में सहायता, जो निर्यात योग्य विशिष्ट हथकरघा उत्पाद तैयार कर रहे हैं। हथकरघा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों, बिग टिकट इवेंट्स, क्रेता विक्रेता बैठक सम्मेलन, रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक के आयोजन, भागीदारी के माध्यम से बाजार में प्रवेश, इंडिया हैंडलूम ब्रांड, हैंडलूम मार्क और अन्य उपायों के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास, हथकरघा बुनकरों को यार्न उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहित पूरे देश में कच्चा माल आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के यार्न के लिए माल ढुलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और कॉटन टैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊन और लिनन यार्न और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न के लिए 15% मूल्य सब्सिडी का घटक उपलब्ध है। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान सहित भारत की हथकरघा वस्त्र निर्यात के लिए ब्यौरों की बात करें तो ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके आंकड़े 2019-20 के दौरान 315.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहे। 2020-21 के दौरान निर्यात का आंकड़ा 222.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 2021-22 के दौरान 266.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर अहम सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सौर ऊर्जा की संभावना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद CV षणमुगम ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के कुल उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है। क्या यह सच है कि देश में सौर ऊर्जा को बढ़ाने की भारी संभावनाएं मौजूद है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है? देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम स्तर तक ले जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मासिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन रिपोर्ट के अनुसार देश में अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए कुल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का हिस्सा 32.43% है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा देश में 748 गीगावाट पीक की कुल सौर संभावना का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली 50 गीगावाट प्रतिवर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत बोलियों के लिए प्रोजेक्टरी की अधिसूचना। ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। सौर और पवन विद्युत की इंटरस्टेट बिक्री के लिए 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली शुल्कों को माफ कर दिया गया है। अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता ट्रेजेक्ट्री को 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन सौर हाइब्रिड और सतत और प्रेषक योग्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर PV मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन परियोजनाओं जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि और ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नए सब स्टेशन क्षमता विकसित करने के लिए वित्त पोषण किया गया है। 500 किलोवाट तक या स्वीकृत विद्युत लोड तक जो भी कम हो, नेट मीटरिंग के लिए विद्युत उपभोक्ता के अधिकार नियम 2020 जारी किए गए हैं। समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के द्वारा प्रदान की गई समान प्रकार की व्यक्तिगत RE परियोजनाओं के टैरिफ के औसत को उपभोक्ता को एक समान टैरिफ प्रदान किया जाएगा। सौर विद्युत केंद्रीय पूल और सौर पवन हाइब्रिड केंद्रीय पूल के लिए URET के क्रियान्वयन को 15 फरवरी 2015 से अधिसूचित किया गया है। सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इन्वर्टरी के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्टरी के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है। विद्युत विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले नियम LPS नियम अधिसूचित किए गए हैं। सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के मकसद से 5 जून 2022 को विद्युत नियम 2022 अधिसूचित किया गया है। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर 100 किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच की अनुमति है।
एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की शुरुआत की गई है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी, ताकि वितरण लाइसेंस धारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है सागरमाला परियोजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने। उन्होंने पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय से पूछा कि सागरमाला परियोजना की 839 योजनाबद्ध पहलों के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी मंजूरी और अंतर एजेंसी समन्वय जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। सागरमाला परियोजना को पूरा होने की दर का अब तक ब्यौरा क्या है। परियोजना को 2035 तक पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। क्या ये परियोजना चीन की द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का मुकाबला करती है, अगर हाँ तो प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। उन्होंने बताया कि सागरमाला कार्यक्रम भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर नौचालन जल मार्गों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर सामरिक अवस्थिति का उपयोग करते हुए देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। सागरमाला कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यान्वयन के लिए लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर लगभग 839 परियोजनाओं की पहचान की गई है और इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों, RWAI, भारतीय रेलवे, NHAI, राज्य सरकार और महापत्तनों द्वारा किया गया है। अब तक 272 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिन पर लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए मंत्रालय परियोजना आधारित और राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित करके राज्य समुद्री बोर्डों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, केंद्रीय मंत्रालयों से नियमित अंतराल पर बातचीत करता है, ताकि उनकी समस्याओं को समझ सके और भारत सरकार से संबंधित मुद्दों का समयबद्ध समाधान करने में सहायता कर सके। मंत्रालय सागरमाला परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए समय समय पर समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठकें आयोजित करता है और तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को भी विभिन्न हितधारकों के बीच सक्रियता का सृजन करने के लिए राज्य सागरमाला समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब तक राज्य सरकारें और अन्य हितधारकों के साथ MSDC की 20 बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा सागरमाला अवसंरचना के शीर्ष पर समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय के लिए परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन के पहलू की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन किया गया है। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य फोकस आर्थिक और अवसंरचनात्मक विकास करने पर है, जो परोक्ष रूप से सामरिक महत्व रखता है। भारतीय पत्तनों को आधुनिक बनाकर और उनका विस्तार करके भारत ने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में और विदेश में समुद्री व्यापार को बढ़ाना है, वैश्विक समुद्री हब के रूप में इसकी स्थिति में सुधार करना है, जिसमें पड़ोसी देशों से सीधी प्रतिस्पर्धा है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ग्रामीण भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रणाली में कितने जिले और स्वास्थ्य सुविधाओं को एकीकृत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे की कमी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी साक्षरता के संबंध में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में क्या चुनौतियां हैं। क्या सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए ABDM के प्रभाव को मापने के लिए कोई आकलन किया है? अगर हाँ, तो ऐसे आकलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर स्वास्थ्य डेटा की अंतर संचालन क्षमता को सक्षम करने और हर नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ABDM में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और दवा रजिस्ट्री जैसी प्रमुख रजिस्ट्रियां शामिल हैं। 6 फरवरी 2025 तक कुल 73.98 करोड़ ABHA बनाए गए हैं। 3,63,000 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र HFR पर पंजीकृत हैं। 5,64,000 स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर HPR पर पंजीकृत हैं। 1,59,000 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र ABDM सक्षम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और 49 करोड़ 6 लाख स्वास्थ्य रिकॉर्ड ABHA के साथ जोड़े गए हैं। आभा के निर्माण के समय ग्रामीण शहरी क्षेत्र का विवरण नहीं लिया जाता है। हालांकि 73.98 करोड़ यानी 73 करोड़ 98 लाख आभा देश भर में 36 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के 786 जिलों में फैले हैं, जिसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश को कवर किया जा रहा है। इसी तरह 1,59,000 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र जो कि ABDM सक्षम
सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो 36 राज्य संघराज्य क्षेत्रों के 785 जिलों में है। समावेशन एबीडीएम द्वारा बनाया गया डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा में निर्बाध तरीके से देखभाल की निरंतरता का समर्थन करता है। ये टेलीमेडिसिन जैसे विभिन्न प्रौद्योगिकी अंतःक्षेपों के माध्यम से विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सहायता करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी, अपर्याप्त हार्डवेयर की उपलब्धता और कम डिजिटल साक्षरता डिजिटल स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने में चुनौतियां हैं। मिशन का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। डिजिटल साक्षरता की कमी को दूर करने के उद्देश्य से आभा पोर्टल और सरकारी PHR एप्लीकेशन जैसे आभा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप को बहुभाषी और उपयोग में सहज बनाया गया है। मिशन सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी या हार्डवेयर या दोनों वाले क्षेत्रों के लिए आभा के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त और ऑफलाइन मोड प्रदान करता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, बृजलाल, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और बाबूराम निषाद ने। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि टेली मानस हेल्पलाइन के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं? आज तक कितने टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं? इनके लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है? क्या ई संजीवनी प्लेटफॉर्म भौतिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोझ कम करने में सहायक है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। उन्होंने बताया कि सरकार ने 10 अक्टूबर 2022 को NTMHP यानी राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में NMHP यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के डिजिटल घटक के रूप में 24 घंटे 7 दिन टेली मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाओं के माध्यम से न्याय संगत, सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। इसके लिए पूरे देश में एक टोल फ्री नंबर 14416 जारी किया गया है। इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के प्रत्येक राज्य संघराज्य क्षेत्र में 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करके पूरे भारत में किसी भी समय किसी भी व्यक्ति तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में तेजी लाना। एक पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को लागू करना जो परामर्श के अलावा एकीकृत चिकित्सा और मनोसामाजिक अंतक्षेप प्रदान करता है। कमजोर समूहों वाली आबादी और दुर्गम क्षेत्र वाली आबादी तक सेवाओं का विस्तार करना। 3 फरवरी 2025 तक 36 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के 53 टेलीमानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। टेलीमानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 18,13,000 से अधिक कॉल संभाली गई हैं। सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी 10 अक्टूबर 2024 को टेलीमानस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। टेलीमानस मोबाइल एप्लीकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।